हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपने तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। दोस्तों मैं लेके आया हूँ कुछ प्रश्न आपके लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट होंगे। और पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि निम्न में से कौन सा कार्य निम्न में से कौन सा कार्य एमएस वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर सुविधा का प्रयोग करके या उपयोग करके नहीं किया जा सकता। निम्न में से कौन सा कार्य एमएस वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके या सुविधा का उपयोग करके नहीं किया जा सकता। दोस्तों पहला ऑप्शन है किसी टेक्स्ट के फॉन्ट स्टाइल को कॉपी करना, टेक्स्ट के रंग और आकार को दूसरे टेक्स्ट पर लागू करना, टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग को कॉपी करके बहुस्थानों पर पेस्ट करना, या किसी टेक्स्ट के कंटेंट या विषय वस्तु को कॉपी करना। बताइए दोस्तों क्या हो सकता है इसका सही जवाब। अगर आपने एमएस वर्ड पढ़ रखा है और एमएस वर्ड के अंदर फॉर्मेट पेंटर का उपयोग कर रखा है आपने, तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों बात करें यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का उपयोग की, तो देखिए दोस्तों किसी टेक्स्ट या फॉन्ट की स्टाइल कॉपी करना, मतलब उपयोग आता है, ये फॉन्ट की कॉपी कर सकते हैं इससे। टेक्स्ट के रंग आकार को दूसरे टेक्स्ट पर लागू करना, ये भी सही बात है। टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग को कॉपी करके बहुस्थानों पर पेस्ट करना, ये भी सही बात है। किसी टेक्स्ट के कंटेंट यानी कि विषय वस्तु को कॉपी करना गलत, ये नहीं होगा दोस्तों। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट। मतलब आप फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके तीनों काम तो कर सकते हो, ए बी और सी वाला, लेकिन डी वाला काम आप नहीं कर सकते दोस्तों। अब सवाल ये आता है फॉर्मेट पेंटर होता कहाँ है। तो फॉर्मेट पेंटर एमएस वर्ड के होम टैब में, किसमें दोस्तों, होम टैब में पाया जाता है। और होम टैब के किसके अंदर पाया जाता है दोस्तों, क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर दोस्तों, क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर पाया जाता है। BOARD बोर्ड है ना, क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर पाया जाता है, ये ग्रुप होता है, ठीक है। तो सवाल आ सकता है कि ये कहाँ पाया जाता है, होम टैब की क्लिपबोर्ड ग्रुप में, और ये फॉर्मेट पेंटर होता है, ठीक है। जो समझा रहा हूँ दोस्तों उसको एक कॉपी में आप नोट कर सकते हो आराम से, ठीक है। ओके, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा नजर आ रहा है लेकिन एग्जाम में भी आपको ठीक ऐसे ही मिलेगा, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको देखना है ध्यान से। सवाल है दोस्तों, मान लीजिए कि आप एक ईमेल लिख रहे हैं, मान लीजिए आप एक ईमेल लिख रहे हैं और आप चाहते हैं कि प्राप्तकर्ता ए और बी, मतलब दो नाम है ए और बी, को ईमेल प्राप्त हो, लेकिन प्राप्तकर्ता ए यह न जान सके कि प्राप्तकर्ता बी को भी ईमेल भेजा गया है। आप प्राप्तकर्ता बी का पता कहां दर्ज करेंगे। प्राप्तकर्ता ए ये नहीं जान सके कि प्राप्तकर्ता बी को भी मेल भेजा गया है, तो प्राप्तकर्ता बी का पता कहां दर्ज करेंगे। दोस्तों कहने की बात यह है कि आप दो लोगों को मेल भेज रहे हैं, एक ए को भेजेंगे और एक बी को भेज रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि ये वाला बंदा है ना ए, ये नहीं जान सके कि यार बी को भी आपने एक तरीके से कुछ भेजा है क्या, ठीक है, ये मतलब इसका पता ना जान सके। तो इसका मतलब हो गया कि छिपा कर भेजेंगे हम, मतलब छिपा करके भेजेंगे ना इसको मेल। तो छिपा करके किस ऑप्शन में भेजते हैं दोस्तों, बीसीसी वाले में भेज सकते हैं, ठीक है। तो बीसीसी वाले में भेजेंगे। सीधी सी बात है, ए और बी दो लोग हैं दोस्तों और दोनों को हम मेल भेज रहे हैं, लेकिन ए को ये पता ना लगे कि बी को भेजा गया है क्या, ठीक है। तो वो छुपा करके भेजेंगे। तो सीधी सी बात है, छिपा कर किसे भेजते हैं दोस्तों, बीसीसी में। और बीसीसी का पूरा नाम क्या है भाई, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, BLIND, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है इसका पूरा नाम, ठीक है। ओके लिख लेना भाई। और सीसी का पूरा नाम क्या होता है भाई, कार्बन कॉपी होता है। तो ये भी एक से अधिक लोगों को भेज सकते हैं यहाँ से भी, लेकिन क्या होता है दोस्तों, इसमें सबको पता रहता है। जैसे इसके द्वारा भेजते हैं ना, सीसी के द्वारा, तो क्या होता है, ए और बी दोनों को भेज तो देते हम, चले भी जाता, लेकिन बात ये है कि फिर दोनों का पता होता, ए को बी का पता होता और बी को ए का पता होता। लेकिन सवाल क्या कह रहा है कि भाई ए को बी का पता ना चले, ठीक है। अगर बात करें टू की, तो ये भी ईमेल भेजने के लिए काम आता है यहाँ पे भी, लेकिन ये एक व्यक्ति को भेजता है। किसको दोस्तों, एक ही व्यक्ति का नाम आ सकता है यहाँ पे, लेकिन एक से अधिक लोगों को भेजना है तो सीसी और बीसीसी का उपयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है। और सब्जेक्ट में दोस्तों विषय वस्तु लिखी जाती है। क्या दोस्तों, विषय वस्तु का एक अंश लिखा जाता है, एक टुकड़ा लिखा जाता है कि भाई इस काम के लिए भेज रहे हैं, ठीक है। पूरी डिटेल होती है ना, तो उसका एक अंश लिखा आता है। जैसे आपने प्रार्थना पत्र देखे होंगे कि भाई बीमारी पे चाहिए, तो आप एक सब्जेक्ट में क्या लिखते हो, बीमारी पे छुट्टी चाहिए हमको बस, तो वही काम आता है दोस्तों सब्जेक्ट में, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा तीसरे नंबर का, MS एक्सेल 2010 में एक सेल में एक बड़ा फॉर्मूला है और आप उस फॉर्मूला को मल्टीपल लाइंस में देखना चाहते हैं ताकि उसे
पढ़ना आसान हो जाए, आप ये किस विकल्प का उपयोग करेंगे? रैपटेक्स का, मर्सेल का, अल्ट एंटर दबा करके, या कंडीशन फॉर्मेटिंग का? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। वापिस सुनिएगा, एमएस एक्सेल 2010 में एक सेल में एक बड़ा फॉर्मूला है और आप ये चाहते हैं कि मल्टीपल लाइंस में ये देखना चाहते हैं तो उसे पढ़ना आसान हो जाए, तो आप किस विकल्प का उपयोग करेंगे? रैपटेक्स का, मर्सेल का, या फिर अल्ट एंटर का, या कंडीशन फॉर्मेटिंग का? बताइए दोस्तों किसका उपयोग करेंगे आप? दोस्तों इसके लिए हमको करना पड़ेगा दोस्तों रैपटेक्स का उपयोग। किसका दोस्तों? रैपटेक्स का उपयोग आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, रैपटेक्स का उपयोग आपको करना पड़ेगा। क्लियर यहां तक का? क्लियर? ओके, तो ए ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथे नंबर का। आप विंडोज 10 में ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम रिस्टोर का उपयोग क्यों करोगे या क्यों करेंगे? आप विंडोज 10 में ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम रिस्टोर का उपयोग क्यों करेंगे? पहला ऑप्शन फाइलों को स्थायी रूप से हटाने के लिए, सिस्टम की गति स्पीड बढ़ाने के लिए, या तीसरा ऑप्शन यदि कंप्यूटर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसे पिछली कार्यशील स्थिति में वापस लाने के लिए, या नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों विंडोज 10 में ऑपरेटिंग सिस्टम का में आप सिस्टम रिस्टोर की बात करना चाहें तो ये होगा दोस्तों यदि कंप्यूटर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसे पिछली कार्यशील स्थिति में वापस लाने के लिए आपको ये काम करना होगा दोस्तों। तो सी ऑप्शन इज राइट। तो उम्मीद करता हूं यहाँ पे चौथे में आपने सी कर दिया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन राज ई ज्ञान पोर्टल के संदर्भ में सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन राज ई ज्ञान पोर्टल के संदर्भ में सत्य है? पहला ऑप्शन ये केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए एक पोर्टल है। ये राजस्थान सरकार द्वारा स्कूल के छात्रों के लिए डिजिटल सामग्री प्रदान करने वाला एक शैक्षिक पोर्टल है। या फिर एक तरीके से बात करें ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है या एक डिजिटल साइनिंग प्लेटफॉर्म है। तो राज ई ज्ञान की बात की जा रही भाई। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों इसका सही जवाब होने वाला है कि राजस्थान सरकार द्वारा स्कूल के छात्रों के लिए डिजिटल सामग्री प्रदान करने के लिए चलाया गया है। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। दोस्तों 5वें में आपने बी कर दिया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न क्या है दोस्तों ध्यान से देखिएगा। 5वें में भी हो गया ना भाई, ठीक है। छठे की ओर चलते हैं। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशंस और एनिमेशन के बीच मुख्य अंतर क्या है? बताइए दोस्तों क्या अंतर है मुख्य। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और चारों एक बार पढ़ लीजिए आप अच्छे से। तो पहला ऑप्शन है ट्रांजिशन टेक्स्ट पर लागू होते हैं, एनिमेशन स्लाइड पर। ट्रांजिशन पूरी स्लाइड पर लागू होते हैं जब वे बदलती हैं। एनिमेशन स्लाइड के भीतर विशिष्ट वस्तुओं जैसे टेक्स्ट और चित्र पर लागू होते हैं। या दोनों एक ही चीज है बस नाम अलग अलग है। या एनिमेशन केवल एमएस वर्ड में उपलब्ध है। दोस्तों डी भी गलत है और सी भी गलत है। यहाँ पे आएगा दोस्तों ट्रांजिशन पूरी स्लाइड पर लागू होते हैं जब वे बदलती हैं, ठीक है। मतलब एक स्लाइड से आप दूसरी स्लाइड में जाओगे ना भाई तो ये उपयोग होंगे। एनिमेशन क्या करता है, एक ही स्लाइड के भीतर विशिष्ट वस्तु जैसे टेक्स्ट और चित्र पर लागू होते हैं। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही है भाई बी ऑप्शन यहाँ पे। अब चलते हैं दोस्तों आज के 7वें प्रश्न की ओर। भामाशाह कार्ड योजना क्या दोस्तों, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा आपको लेंथी लगेगा। ओके मैं एक बार छोटा कर देता हूँ सभी को भाई, 1 मिनट लगेगा बस। हाँ ये साइज सही है। ओके अब दिख रहा होगा आपको ढंग से। ओके ऑप्शन भी हल्का सा मैं छोटा कर देता हूं आपको। ओके भामाशाह कार्ड योजना क्या दोस्तों, भामाशाह कार्ड योजना अब जन आधार योजना के संदर्भ में भामाशाह आईडी का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया गया था? भाई पहले जन आधार का जो नाम है ना, पहले क्या था दोस्तों, पहले भामाशाह कार्ड था, ठीक है। तो के संदर्भ में भामाशाह आईडी का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया गया था? मोबाइल नंबर ट्रैक करने के लिए, परिवार आधारित पहचान और सरकारी योजनाओं के लाभ सीधे बैंक खाते में पहुंचाने के लिए, या फिर स्कूल में एक तरीके से बात की जाए प्रवेश के लिए, या यात्रा टिकट बुक करने के लिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा परिवार आधारित पहचान और सरकारी योजनाओं के लाभ सीधे बैंक खाते में पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 8वें प्रश्न की और 8वां प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा 8वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा
निम्नलिखित में से कौन सा एक तरीके से, अब आपको दिख रहा होगा, ओके, निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड विवरण या फिर प्रकट करने के लिए बरगलाया जाता है, बरगलाया जाता है। अक्सर एक विश्वसनीय इकाई जैसे बैंक होने का दिखावा करके। दोस्तों वापिस सुनिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड हो गया, आपके क्रेडिट कार्ड प्रकट करने के लिए बरगलाया जाता है, अक्सर यह विश्वसनीय इकाई बैंक होने का दिखावा करके। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इस हमले को क्या कहते हैं? मालवेयर कहते हैं, फायरवॉल कहते हैं, SSL कहते हैं या फिशिंग कहते हैं। दोस्तों ऐसी कंडीशन आ जाए जहां संवेदनशील ईमेल का उपयोग किया जाए या कोई वेबसाइट का उपयोग किया जाए तो उसमें फिशिंग अटैक होता है दोस्तों। कौन सा अटैक दोस्तों? फिशिंग अटैक होता है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 90 प्रश्न की ओर। 90 प्रश्न है हमारा MS Excel 2010 में। MS Excel 2010 में यदि आप किसी सेल A1 में हेलो लिखते हैं और B1 में फॉर्मूला, मतलब ये फॉर्मूला लगाते हो इक्वल A1 इन, मतलब जो भी यहाँ पे एंड का सिंबल है ये वर्ड लिखते हैं, तो सेल बी में क्या परिणाम दिखाई देगा? दोस्तों सीधी सी बात है, अगर मान लो A1 में हेलो लिखा हुआ है और किसी भी चीज को हम इससे जोड़ते हैं, मतलब ये, तो ये क्या करता है, ये ऑपरेशन जो करता है टेक्स्ट को जोड़ने का काम करता है ये। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा दोस्तों इससे? हेलो, ठीक है, WORLD, हेलो वर्ल्ड आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हेलो वर्ल्ड, सी ऑप्शन इज राइट। तो किस किस का ऑप्शन है यहाँ पे सही है भाई? अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो, ठीक है, हालांकि क्वेश्चन बड़े बड़े नजर आ रहे होंगे आपको, लेकिन दोस्तों जो पिछला पेपर हुआ था उसमें काफी बड़े बड़े क्वेश्चन देखे गए थे, तो उसी बेस पे मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, ध्यान रखना इस चीज का। तो आपको थोड़े क्वेश्चन बड़े दिखाई दे सकते हैं, लेकिन एग्जाम में भी आपको दिखाई देंगे बड़े बड़े क्वेश्चन, तो टेंशन मत लीजिएगा, बस आराम से पढ़िए और शांत दिमाग से क्वेश्चन का आंसर देने की सोचिए, मतलब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो 90 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ओके, 10वें की ओर चलते हैं भाई। 10वां क्वेश्चन है हमारा, यदि आप अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट की गति, स्पीड की जांच करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार के ऑनलाइन टूल का उपयोग करेंगे? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का, स्पीड टेस्ट वेबसाइट या ऐप का, फाइल कंप्रेसर का या डिवाइस मैनेजर का? बताइए दोस्तों कि कभी ऐसा काम किया हो आपने तो। दोस्तों यहाँ पे आएगा स्पीड टेस्ट वेबसाइट या ऐप के जरिए, ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। दोस्तों बताइए 10 में से आपके कितने परसेंट सही हो चुके हैं, और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर करना, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, प्लॉटर या माइक्रोफोन? बताइए दोस्तों निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? भाई कौन सा नहीं है? देखो ट्रैक बॉल है, ये आपका इनपुट डिवाइस है भाई, ओके। जॉयस्टिक की बात की जाए तो ये भी क्या है दोस्तों, आपका इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या है दोस्तों? ये आउटपुट डिवाइस है, ओके। और माइक्रोफोन क्या है? जैसे माइक का काम, माइक भी बोल सकते हो आप इसको, ये भी क्या है दोस्तों, आपका इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों प्लॉटर, क्या आएगा दोस्तों? प्लॉटर आएगा। तो उम्मीद करता हूं आपने सी पे टिक कर दिया होगा भाई। अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें प्रश्न की ओर। ओके, 12वें का यहाँ पे आंसर मैंने साथ में दे रखा है, तो 1 मिनट के लिए मैं आंसर हटा देता हूं, ठीक है। ओके दोस्तों 12वें प्रश्न को एक बार ध्यान से देखिएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग का प्राथमिक लाभ क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग का प्राथमिक लाभ क्या है? यह आपके कंप्यूटर को भौतिक रूप से बड़ा बनाता है, यह इंटरनेट पर डेटा स्टोरेज और कंप्यूटिंग सेवाएं प्रदान करता है जिससे स्थानीय हार्डवेयर की आवश्यकता कम हो जाती है, यह केवल गेम खेलने के लिए उपयोग किया जाता है, यह केवल आपके लिए ये आपके कंप्यूटर को वायरस से बचाता है। दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? एक तरीके से हम डेटा स्टोरेज कर सकते हैं इसके अंदर ऑनलाइन तरीके से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया गूगल ड्राइव, हो गया आपका गूगल ड्राइव, है ना। गूगल ड्राइव आप सभी के फोन में होगा दोस्तों, ठीक है। वन ड्राइव भी बोल सकते हो आप, वन ड्राइव, है ना। ये एग्जाम्पल है, इनके जरिए हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके से डेटा स्टोर कर सकते हैं। गूगल ड्राइव के अंदर बात की जाए तो 15 GB तक हम फ्री डाटा स्टोर कर सकते हैं, 15 GB तक हम फ्री डाटा स्टोर कर सकते हैं फ्री में, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए 15 GB से अगर ऊपर स्टोर करना हो तो फिर आपको परचेज करना होता है। तो सही जवाब क्या होगा इसका? यह इंटरनेट
पर डेटा स्टोरेज और कंप्यूटिंग सेवाएं प्रदान करता है, जिससे स्थानीय हार्डवेयर की आवश्यकता कम हो जाती है। तो बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा नागरिकों को विभिन्न विभागों की ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाया गया एकीकृत पोर्टल कौन सा है? राजस्थान सरकार द्वारा नागरिकों को विभिन्न विभागों की ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाया गया एकीकृत पोर्टल कौन सा है? राजस्थान संपर्क, एसएसओ यानी कि सिंगल साइन ऑन पोर्टल, या राज ई वॉल्ट, या फिर ई मित्रा? जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों इसके लिए अगर बात की जाए नागरिकों के द्वारा एकीकृत पोर्टल की बात की जाए, किसकी दोस्तों? एकीकृत पोर्टल की बात की जाए तो वो होता है एसएसओ, सिंगल साइन ऑन। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एमएस वर्ड में गटर मार्जिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पृष्ठ के ऊपर नीचे अतिरिक्त स्थान छोड़ने के लिए, बाइंडिंग के लिए, पृष्ठ के किनारे अतिरिक्त स्थान छोड़ने के लिए, पैराग्राफ के बीच की दूरी बढ़ाने के लिए, या हेडर और फुटर के बीच, या हेडर और फुटर के लिए जगह बनाने के लिए? दोस्तों इसका सही जवाब होने वाला है हमारा, देखिए बाइंडिंग गटर मार्जिन क्या होता है एक तरीके से, पहले बात करते हैं मार्जिन की। देखिए एक पेज हमारे पास में ये वाला, ओके, इस पेज में बात करें दोस्तों हम, तो जैसे मान लो ये मैटर लिखा हुआ है, ये मैटर लिखा हुआ है, तो इस मैटर के चारों ओर की जगह है ना, इसको तो हम बोलते हैं मार्जिन। जैसे ये तो हो गया टॉप मार्जिन हमारा, ठीक है, ये हमारा बॉटम मार्जिन हो गया, ठीक है, और ये हमारा राइट मार्जिन हो गया, और ये हमारा लेफ्ट मार्जिन हो गया। ये तो मार्जिन की बात करते हैं। लेकिन जो गटर मार्जिन होता है दोस्तों, एक तरीके से मैं समझाता हूं आपको, ये कैसे दिखाई देगा आपको, देखिएगा। जैसे मान लो ये कॉपी है आपकी, और यहाँ पे एक बाइंडिंग की तरह दिखाई देगा ऐसे, ये बाइंडिंग आपने कर रखी है इसमें, और जो बाइंडिंग में आपने एक तरीके से एक्स्ट्रा जगह छोड़ रखी है ना, कि बाइंडिंग के अंदर जो अंदर जगह आ रही है, इसको हम बोलते हैं गटर मार्जिन। क्या बोलते हैं दोस्तों? गटर मार्जिन बोलते हैं। सवाल आएगा, आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पे कि बाइंडिंग के लिए पृष्ठ के किनारे पर अतिरिक्त स्थान छोड़ने के लिए। आपने देखी होंगी बाइंडिंग की कॉपियां, जो कुछ ऐसे नजर आता है ना, सेफ बाइंडिंग वाली, है ना, तो वो अंदर का जो इनके अंदर का जो वेस्टेज मार्जिन है ना, इसको हम बोलते हैं गटर मार्जिन। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज राइट। क्लियर है तक का? ओके, सवाल ये भी आ सकता है कि एमएस वर्ड में गटर का संबंध किससे है? तो मार्जिन से भाई। ठीक है, ओके, इसका आंसर भी देख लीजिएगा। ओके, बी ऑप्शन जो टिक किया था हमने वही है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है हमारा, वेब ब्राउजर्स क्या है? वेब ब्राउजर्स क्या है? एक प्रोग्राम जो वायरस को हटाता है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो इंटरनेट कनेक्ट करता है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम, या एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर वेबसाइट तक पहुंचने की और देखने की अनुमति देता है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर वेबसाइटों तक पहुंचने और देखने की अनुमति देता है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों डी ऑप्शन इज राइट। क्लियर है तक का? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा 15वां क्वेश्चन। और 15 में से अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही हो चुके हैं, जल्दी से मुझे बताइएगा। 15 में से 15 स्कोर किसका आ रहा है भाई? 15 में से 15 स्कोर किसका आ रहा है, जल्दी से बताइएगा मुझे। अब चलते हैं दोस्तों आज के 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से कनेक्ट करते समय यदि आप चाहते हैं कि कंप्यूटर की स्क्रीन और प्रोजेक्टर पर एक ही सामग्री प्रदर्शित हो, यानी कि डुप्लीकेट हो, तो आप विंडोज 10 में कौन सा डिस्प्ले मोड चुनेंगे? प्रोजेक्टर और कंप्यूटर को कनेक्ट करते समय यदि आप चाहते हैं कि कंप्यूटर की स्क्रीन और प्रोजेक्टर पर एक ही सामग्री प्रदर्शित हो, तो विंडोज 10 में आप कौन सा डिस्प्ले मोड चुनेंगे? एक्सटेंड वाला, सेकेंडरी स्क्रीन ओनली, डुप्लीकेट वाला, या प्रोजेक्टर ओनली? बताइए दोस्तों कौन सा करेंगे आप, कौन सा चुनेंगे आप? दोस्तों यहाँ पे होगा डुप्लीकेट। कौन सा दोस्तों? डुप्लीकेट चुनना पड़ेगा आपको। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट, डुप्लीकेट। तो क्लास कैसी लग रही है भाई? अच्छी लग रही है तो उन बच्चों के पास जरूर शेयर करना जिनकी एग्जाम है RSCIT की या कोई भी कंप्यूटर की। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 17वें प्रश्न की ओर। यूपीआई जिसका पूरा नाम क्या है दोस्तों? यूपीआई जिसका पूरा नाम क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या है दोस्तों? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। भुगतान प्रणाली में वीपीए का क्या अर्थ है? वीपीए का क्या अर्थ है भाई? वीपीए का पूरा नाम क्या है ये पूछ रहा है आपसे, वीपीए का। ठीक है, पहला ऑप्शन वर्चुअल पेमेंट अकाउंट, वेरीफाइड पेमेंट अथॉरिटी, वर्चुअल पर्सनल एड्रेस, या वॉलंटरी पेमेंट अकाउंट। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा मुझे।
तो यहाँ पे होगा दोस्तों वर्चुअल पर्सनल एड्रेस। क्या होगा दोस्तों? वर्चुअल पर्सनल एड्रेस। सी ऑप्शन इज राइट, वर्चुअल पर्सनल एड्रेस। क्लियर यहाँ तक का? तो उम्मीद करता हूं आपको ये 17वां क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा भाई। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 18वां यहाँ पे। एमएस एक्सेल 2010 में सेल संदर्भ यानी कि सेल रेफरेंस, ओके, ए यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा आपको डॉलर सिंबल का चिन्ह, इसे बोलते हैं एक तरीके से A1। ठीक है, डॉलर सिंबल को हटाई दिए तो A1 दिखेगा आपको यहाँ पे A1 ऐसे। तो A1 का मतलब क्या है? मतलब ये डॉलर सिंबल अगर लगे हो किसी सेल के आगे तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है भाई? ये क्या मतलब है, क्यों लगाते हैं इसको? मतलब किसी भी सेल के आगे जो डॉलर सिंबल लगाते हैं ना, ये वाला, ये क्यों लगाते हैं भाई? पहला ऑप्शन, ये एक रिलेटिव संदर्भ है। दूसरा ऑप्शन, यह एक मिक्स्ड सेल है एक तरीके से, या फिर यह एक एब्सोल्यूट सेल संदर्भ है जिसका अर्थ होता है कि फॉर्मूला कॉपी करने पर यह नहीं बदलेगा, या फिर यह एक अमान्य संदर्भ है। दोस्तों एक तरीके से इसको हम बोल सकते हैं, जब भी आपको देखा जाए तो एक तरीके से ए और 1 यहाँ पे लिख रखा है था आपके सामने, तो इसका मतलब होता है फिक्स हो गई एक तरीके से। क्या हो गई दोस्तों? फिक्स हो गई। तो सीधा सा मतलब ये निकाल सकते हो, यह एक एब्सोल्यूट सेल संदर्भ है दोस्तों, ठीक है, जिसका अर्थ है कि फॉर्मूला कॉपी करने पर यह बदलेगा नहीं, मतलब ये सेम रहेगा, बदलता नहीं है ऐसा एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों सी ऑप्शन इज राइट, बदलेगा नहीं भैया। ठीक है, अब चलते दोस्तों आज के 19वें क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा कथन ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? निम्न में से कौन सा कथन ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला ऑप्शन, यह कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करता है। या फिर बी ऑप्शन, यह केवल दस्तावेज टाइप करने के लिए उपयोग किया जाता है। या फिर तीसरा ऑप्शन, यह इंटरनेट ब्राउजिंग स्पीड को बढ़ाता है। या फिर चौथा ऑप्शन, यह कंप्यूटर को भौतिक रूप से ठंडा रखता है। क्या करता है भाई ये? दोस्तों यहां पे आएगा सही जवाब इसका, यह कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करता है। ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते दोस्तों आज के 20वें प्रश्न की ओर। पैन कार्ड आवेदन के लिए या पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए किस वेबसाइट का उपयोग किया जाएगा? बताइए दोस्तों, किसका किया जाएगा? www.uidai.gov.in का, या www.irctc.in का, या फिर पासपोर्ट इंडिया, या फिर www.nsdl.co.in, या फिर www.tin.nsdl.com का। बताइए दोस्तों किसका उपयोग किया जाएगा अगर आप पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो? पहले बता देता हूं मैं आपको, पैन कार्ड का जो पूरा नाम होता है वो होता है दोस्तों परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। और पैन कार्ड आवेदन के लिए जो फॉर्म फिल किया जाता है ना भाई, फॉर्म जो फिल किया जाता है, फॉर्म का नाम होता है दोस्तों 49A। क्या होता है दोस्तों? 49A फॉर्म फिल किया जाता है। और ऑनलाइन करने के लिए आपको जो वेबसाइट मिलेगी या आवेदन कर सकते हैं आप, इस वेबसाइट से कर सकते हैं, दोनों से। ठीक है, दोनों में से कोई से भी आप लगा सकते हैं, इससे हो जाएगा। अगर आप आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो इस वेबसाइट से आप संपर्क कीजिए आधार कार्ड के लिए। ठीक है, ओके। वैसे डाउनलोड कर सकते हैं बनवाने के लिए, तो आप खुद नहीं बना सकते इसको, तो डाउनलोड आप यहां से कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते दोस्तों आज के 21वें क्वेश्चन की ओर। लेकिन मुझे बताइए 20 में से आपका स्कोर क्या बन रहा है भाई? क्लास कैसी लग रही है आपको? अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही, ये बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, अब चलते दोस्तों आज के 21वें क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन क्या है? जीपीएस का उपयोग आजकल बहुत आम है। जीपीएस का पूरा नाम क्या है? इसका मुख्य कार्य क्या है? बताइए दोस्तों, मतलब इसका पूरा नाम पूछा है आपसे, फुल फॉर्म पूछी जीपीएस की, पूरा नाम क्या है और इसका मुख्य कार्य क्या है? दो चीजें आपसे पूछी इस क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन ग्लोबल पेमेंट सिस्टम और ऑनलाइन भुगतान करना इसका काम है क्या? दूसरा ऑप्शन ज्योग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम और यहाँ पे स्थान की पहचान करना। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, पृथ्वी पर किसी वस्तु का सटीक स्थान निर्धारित करना। या फिर जनरल पावर सिस्टम, बिजली प्रबंधन। बताइए दोस्तों क्या होगा 21वें का सही जवाब? तो ये होगा दोस्तों ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये तो पूरा नाम होगा इसका, पृथ्वी पर किसी वस्तु का सटीक स्थान निर्धारित करना, ये होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट।
ओके ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड 2010 में आप थीसर्स का या थीसर्स टूल का जो उपयोग क्यों करते हैं भाई? बताइए क्यों करते हैं उपयोग इसका? पहला ऑप्शन स्पेलिंग चेक करने के लिए, व्याकरण की त्रुटियों को ठीक करने के लिए, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, समानार्थी और विप्र एंटोनमस जो शब्द हैं आपके उनको खोजने के लिए। बताइए दोस्तों क्या करेंगे आप? समानार्थी और जो विपरीत शब्द होते हैं दोस्तों, विपरीतार्थी, ओके जो भी है। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट। आप इसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को एक तरीके से खोजने के लिए होते हैं दोस्तों, ठीक है। आप इनका यूज कर सकते हैं, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को एक तरीके से आप खोजने के लिए, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे 23वें क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? एंड्रॉयड, आईओएस, विंडोज फोन या फिर विंडोज 10। दोस्तों मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जा रही है यहाँ पे। दोस्तों इनमें से जो नहीं है ना भाई, वो है विंडोज 10। विंडोज 10 किसके लिए होता है दोस्तों? डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के लिए या लैपटॉप के लिए होता है, डेस्कटॉप। ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 24वें क्वेश्चन की ओर। यदि आप अपने कंप्यूटर की सुरक्षा बढ़ाना चाहते हैं तो आपको नियमित रूप से क्या अपडेट करना चाहिए? यदि आप अपने कंप्यूटर की सुरक्षा बढ़ाना चाहते हैं तो नियमित रूप से आपको क्या अपडेट करना चाहिए? अपने माउस पैड का डिजाइन, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, अपने डेस्कटॉप वॉलपेपर, आपके कीबोर्ड की भाषा। बताइए दोस्तों। तो भाई यहां से तो आपको ये करना पड़ेगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। बी ऑप्शन इज राइट। क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन इज राइट। ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 25वें क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन है भाई आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन दिख गया होगा स्क्रीन पे आपको, ठीक है। थोड़ा छोटा कर देता हूं इसको मैं, क्योंकि थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा होगा आपको, पढ़ने में दिक्कत आ रही होगी। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं इसको, ठीक है। अब दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दस्तावेज को रंगीन बनाना, दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की प्रामाणिकता सुनिश्चित करना और यह सुनिश्चित करना कि दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है, या फिर दस्तावेज का आकार छोटा करना या दस्तावेज को प्रिंट करने से रोकना। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका जो सही जवाब होने वाला है दोस्तों वो होगा 25वें में भाई, दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की प्रामाणिकता सुनिश्चित करना और यह सुनिश्चित करना कि दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। ओके। तो उम्मीद करता हूं आपको 25वें का आंसर भी मिल गया होगा, बी ऑप्शन। तो क्लास कैसी लगी भाई? क्लास अगर अच्छी लगी आपको तो एक लाइक बनता है साथ में, और इस क्लास को शेयर उन बच्चों के साथ में आप कर सकते हैं जिनकी हाल फिलहाल में कोई भी एग्जाम है, ठीक है, कंप्यूटर संबंधित, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारे अपडेट आपको तभी मिल पाएंगे जब चैनल सब्सक्राइब होगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, थैंक यू।